क्या स्किल रिक्वायर्ड है किसी स्टूडेंट को के स्किल को इन्हेंस करने के लिए जो उनको आने वाले टाइम में रोजगार दे? क्योंकि सर ये एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कौन से ऐसे कोर्सेज करें जो हमें रोजगार दिलाते हैं। सभी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। देखिए रीमा जी, मैं कोर्सेज का पहले उल्लेख करूं कि किस तरह का स्किल सेट उनके अंदर होना चाहिए। उसके जी। पहले मैं दो चीज पे आपको थोड़ा सा, जो हमारे व्यूअर्स हैं जिसमें रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी आज की तारीख में जो डिस्कशन होता है, आपने देखा हो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर जगह एक वर्ड आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये एक नया टर्मिनोलॉजी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के चैलेंजेस को हमें मीट करना है। तो चैलेंजेस तो बाद में समझे, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है क्या। तो जैसा कि विद्यार्थी जानते भी होंगे, व्यूअर्स जानते भी होंगे, पर मैं पुनः उनकी नॉलेज के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए बताना चाहूंगा कि जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो 1765 के आसपास लगभग था। और उस समय बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट जो था, उसमें बेसिकली ये था कि हम किस तरह चीजों को मैकेनाइज करें, और हम किस तरह बेसिकली उसमें हमने स्टीम इंजन के बारे में बताया, हमने उस तरह की चीजें डेवलप की। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आया, जो कि 1870 में आया था, उस समय बेसिकली हमने ये करा कि किस तरह हम बिजली पैदा कर सकें, हम किस तरह गैस और ऑयल को हम नए सोर्सेज में डेवलप कर सके, हम किस तरह अपनी जो डिमांड है केमिकल सिंथेसिस की, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इनको उपयोग में ला सकें। इस तरह हमने ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये 2 में ये कार्रवाई की, ये हमने उसमें उपलब्धता प्राप्त की। तीसरा जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो 1969 में आया। और जब 1969 में हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस समय बेसिकली हमने जो टेक्नोलॉजी थी वो हम ये कह सकते हैं, हमने राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने किस तरह टेली कम्युनिकेशन कोर्सेज, किस तरह कंप्यूटर, इनका उपयोग चालू किया, जो कि तारीख में हम कहते हैं 21वीं सदी की बात। वो बेसिकली एक नया रेवोल्यूशन था जहाँ पे हमने ऑटोमेटेड सिस्टम यूज चालू किया, और हमने बेसिकली स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किए, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किया। परंतु जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली जो रेवोल्यूशन है ये लास्ट ईयर 2019 से ही प्रथा में प्रचलन में आया है, जिसके अंदर की बेसिकली हमने इंटरनेट का यूज करते हुए हमने नई नई जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग चालू किया है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर प्रोडक्शन, फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, स्मार्ट फैक्ट्रीज, जो कि आप देख रहे हैं आज के समय, कोविड के समय हर आदमी ये बात कर रहा है कि आने वाले समय में ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे, ऑटोमेटिक रोबोट्स होंगे। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम जब बात कर रहे हैं स्किल सेट्स की, तो ये हमारे सभी युवा को एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे शिक्षकों को भी समझनी पड़ेगी, हमारे व्यूअर्स को भी समझनी पड़ेगी कि बेसिकली हर आदमी के अंदर एक इंटेलिजेंस लेवल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फलाना ही इंटेलिजेंट है। खाली दुर्भाग्य या सौभाग्य ये होता है, कोई अपने इंटेलिजेंस लेवल का सही डायरेक्शन में उपयोग कर पाता है और कोई इसका उपयोग सही डायरेक्शन में नहीं कर पाता। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बताया, जो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 8 बेसिकली इंटेलिजेंस लेवल होते हैं। और जो एक इंटेलिजेंस लेवल होता है वो होता है जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि वर्ड स्मार्टनेस, मतलब कि वो जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस लेवल होता है वो व्यक्ति बेसिकली जो है बोलने में प्रचलित होता है, और वो किस तरह के जॉब ले सकता है, वो जर्नलिस्ट बन सकता है, वो पॉलिटिशियन बन सकता है, एडिटर बन सकता है, पब्लिक स्पीकर बन सकता है, वो पोएट बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर शब्दों की, जिसको हम बोलते हैं ना सरस्वती जबान में बैठी है। हमारे कई नेता ऐसे होते हैं जिनके भाषण सुनने को बड़ा मजा आता है। मुझे याद है 1979 की बात है, जब मैं 10th में पढ़ा करता था,
और मैं कोटा में रहता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भाषण देने आए थे। उस समय वो विपक्ष में जनसंघ के नेता थे। लोग ये कहा करते थे कि साहब चाहे हम वोट कांग्रेस को देंगे पर भाषण तो हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ही सुनेंगे। तो कहने का मतलब है दे आर स्मार्ट बाय वर्ड्स, उनके जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, ये होता है। ये सब में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर है तो उसके वर्ड बहुत स्मार्ट होंगे, हो सकता है टेक्निकली बहुत साउंड हो और उसको बोलने की क्षमता नहीं हो। दूसरा होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम कहते हैं लॉजिकल स्मार्ट, मतलब हम कहते हैं कि लॉजिकली ये बंदा बहुत स्मार्ट है। अब इसमें क्या है, बेसिकली उसकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो चीजों को एनालाइज कर पाता है। जैसे कि इस तरह के जिनके इंटेलिजेंस लेवल होते हैं वो लोग अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, करते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद वो बेसिकली डेटाबेस डिजाइनर, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स का एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये एक अलग एक तरह का इंटेलिजेंस लेवल होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि ये 8 तरह के इंटेलिजेंस लेवल है और इसमें हर आदमी कोई ना कोई इंटेलिजेंस लेवल में सक्षम होता है, पूर्ण होता है। कुछ लोग 2 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कुछ लोग 3 का कॉम्बिनेशन करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। तीसरा जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस लेवल, जिसमें को हम बोलते हैं म्यूजिक स्मार्ट। और ये क्या होता है, ये संगीतकार जो बेसिकली संगीत क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद कोर डायरेक्टर्स, उसके बाद सॉन्ग म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंडक्टर्स, म्यूजिक टीचर्स, ये इनके अंदर ये इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है। चौथा होता है हमारा बॉडीली किनेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको हम बॉडी स्मार्टनेस कहते हैं। और जब हम बॉडी स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये उस तरह का लेवल है जहाँ पे जो कंसर्न व्यक्ति होता है वो बेसिकली उसके अंदर जो होती है बॉडी की स्किल्स होती है और वो एथलीट का काम कर सकता है, एक डांसर की स्किल्स होती है, डांसर का काम कर सकता है, बिल्डर का काम कर सकता है। जैसे 5वीं जो स्किल है वो होती है स्पेशल इंटेलिजेंस, और ये बेसिकली पिक्चर स्मार्टनेस होती है, इसको हम बोलते हैं पिक्चर स्मार्ट। और इसका बेसिक पर्पज क्या हुआ, इसका पर्पज ये है कि जो कंसर्न आदमी है वो बेसिकली पिक्चर्स के आधार पे उसकी जो कला की जो स्थिति होती है, रिमेम्बरिंग ऑफ इमेजेस, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। ऐसा आदमी आर्किटेक्ट बन सकता है, पायलट बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है या स्कल्पचर बन सकता है। अब आता है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ स्मार्ट, मतलब वो आदमी अपने अंदर की है और वो बेसिकली जो होता है सेल्फ स्मार्ट होता है। ऐसे लोग जो जनरली होते हैं जिनके अंदर ये डोमिनेट करती है इंटेलिजेंस लेवल, ऐसे लोग जनरली राइटर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कभी कभी वो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि जब वो बहुत डीप में चले जाते हैं इंटरनली तो कई चीजों को सोचने लगते हैं। इसी तरह जो 7वें नंबर का इंटेलिजेंस है जो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं पीपल स्मार्ट, और बेसिकली कभी हम पब्लिक स्मार्ट भी कहते हैं इनको। वो लोग होते हैं जिनको बोलने की कला आती है, लोगों से रिलेशन बनाने की कला आती है, किस तरह लोगों को चीजों के लिए कन्विंस करना है वो आता है। और जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस लेवल डोमिनेट करता है, वो लोग बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिसेप्टिस्ट का काम कर सकते हैं, अच्छा डिप्लोमेट का काम कर सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, और इसके अलावा वो एक मतलब चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हमारे कई लोग जो कई नेता होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, पब्लिक को बांध सकते हैं। बाइंडिंग पब्लिक इज ए वेरी बिग पावर, वो हर में नहीं होती है। और जो 8वां जो कि हमारे गार्डनर जी ने निकाला था वो था बेसिकली नेचर स्मार्ट। वो लोग जिनके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होता है, जो नेचर को समझ सकते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस लेवल डोमिनेट होता है। वो लोग ऐसे होते हैं जो कि एथलीट का काम कर सकते हैं, सॉरी एस्ट्रोनॉमर का काम कर सकते हैं, गार्डनर का काम कर सकते हैं, फार्मर का काम कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं, जियोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। ये जो 8वां मैंने आपको लिखा है एग्जिस्टेंट इंटेलिजेंस, ये गार्डनर थ्योरी में नहीं आता है, परंतु ये आज के पिछले 5-6 साल में एक नई कंसेप्ट निकला है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट स्मार्ट। और स्प्लिट स्मार्ट का पर्पज यही है कि बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं वो योगा के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, वो मेडिटेशन का काम कर सकते हैं, वो फिलोसफर हो सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कोविड को लेके घबराए हुए हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके अंदर कोई ना कोई इसमें से
इन 9 चीजों में से कोई ना कोई इंटेलिजेंस लेवल है। आपको खाली ये देखना है कि आपके अंदर कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस लेवल है जिसको आप आगे एजुकेशन के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। जहां तक कि आपने अभी जो पूछा रीमा जी मेरे से कि किस तरह का हमें स्किल सेट होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड के बाद, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात होने लगी है, लोगों को लग रहा है कि हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो आपको जो 10 स्किल सेट डिफाइन किए हैं, और उस 10 स्किल सेट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो भी आपने देखा हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे कलीग्स, हमारे बिजनेसमैन सबने यूज किया है, और वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? बेसिकली जो प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है, जिसका आपको कोई मैथमेटिक्स में तो एक प्रॉब्लम होती है कि आपको इसकी स्क्वायर रूट निकाल के आपको रूट्स निकाल, परंतु यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है पता, तो उसको हम बोलते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। और आपको क्या करना है, आपको सेल्फ रेगुलेटेड वे में, आपको बेसिकली सेल्फ रेगुलेटेड वे में आपको डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपको चीजों को रिजॉल्व करना है। और ये कैसे रिजॉल्व करते हैं हम लोग? पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल कोविड की बात थी, हमने देखा कहां से आ रहा है, क्यों आया, कैसे आया, हमने उसको एनालाइज किया। फिर हमने क्या करा, उस प्रॉब्लम को ब्रेक किया पीसेज के अंदर कि भाई ये 6 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, छठा ये। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और फिर हम ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम पहले इनमें से पीस में से किसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद हम उसके साथ स्ट्रेटजी को मैप करते हैं और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट प्लान बनाते हैं, और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है तो रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हो। इसका टिपिकल एग्जांपल है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब राजस्थान सरकार के हर रोज रिव्यू कर रहे थे, कौन सा जोन ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन सा ऑरेंज है, और आपने देखा हो डायनेमिकली चेंज हो रहा था। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस विद्यार्थी में या जिस सिटीजन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, उसकी गारंटी मैं कर सकता हूं, उसको जॉब की कोई कमी नहीं है, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। दूसरा होता है बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही लिंक्ड है, पर इसमें क्या होता है कि हम स्किलफुली सोचते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास इस तरह के स्किल सेट है भी कि नहीं, और यदि है तो हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे, हम किस तरह जो इंफॉर्मेशन फील्ड से आ रही है उसको किस तरह कलेक्ट करेंगे, उसका किस तरह कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई ये कहता है कि साहब मैं क्रिटिकल थिंकिंग में, क्योंकि आज की तारीख में जब आप सीवी बनाते हैं या आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हर आदमी, हर व्यक्ति, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। और यदि आप कहते हैं कि साहब मैं वेरी गुड क्रिटिकल थिंकर, पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपको उसके जवाब में ये बताना पड़ता है कि साहब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। हम कभी भी किसी और के डिसीजन से बायस नहीं हो कि साहब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये फार्मूला लगाया तो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही फार्मूला लगेगा। नहीं, आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करनी है कि उस स्थिति में ऐसा हुआ था, हाँ आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं और आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए नया सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा, आपको बहुत रैशनली सोचना पड़ेगा। ये हमारे यूथ में, हमारे युवा में और हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम रैशनली नहीं सोच पाते, हम बायस हो जाते हैं। हमें रैशनली सोचना पड़ेगा, बिगर प्लान सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई कल क्या होगा। क्योंकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग में ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करने वाले हैं या जहां आप काम करते हैं उसके लॉन्ग गोल को देखना है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक शॉर्ट टर्म गेन होता है, एक मीडियम टर्म गेन होता है, एक लॉन्ग गेन होता है। हमें जो गेन और गोल दोनों लॉन्ग टर्म देखने हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा। नर्स क्या करती है, एक वार्ड में 4 पेशेंट हैं, हर पेशेंट अलग अलग बीमारी का है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि मेरे को मैक्सिमम टाइम, अटेंशन, सिंसियरिटी किस पे कर करनी है। प्लम्बर जब मकान बनाता है, यदि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है तो सोचता है, वो समझता है कि मेरे को पहले क्या नींव डालनी है, ऐसा तो नहीं मैंने इधर की दीवार तो ऊंची बना दी, उधर की दीवार नहीं बनाई, बाद में ढह गई। इसी तरह एडवोकेट पहले एविडेंसेस देखता है,
उसके बाद अपने केस को फ्रेम करता है, समझता है कि जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं मेरे केस को। सिमिलरली मैनेजर क्या करता है, जो कस्टमर फीडबैक होता है उसको बेसिकली देखता है, समझता है कि भाई मेरे क्लाइंट क्या कह रहे हैं, मुझे किससे की प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा जो स्किल सेट जो आज की तारीख में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर डिमांड में है, वो है क्रिएटिविटी। क्योंकि आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर भी बार बार ये कहते हैं कि हमें इनोवेशन करना है, हमें क्रिएटिविटी लानी है। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने नए आइडियाज को लेके आए। हम क्या करते हैं, नए आइडिया के ऊपर टैग लगा देते हैं और उसको आगे भेज देते हैं, वो नहीं चलेगा। आज भी अखबार में मैं पढ़ रहा था, बल्कि कल के अखबार में था शायद, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात न करके मेक फॉर वर्ल्ड की बात करें। तो कहने का मतलब है कि हमारे में क्रिएटिविटी चाहिए और हमें हिडन प्लेटफॉर्म ढूंढने चाहिए, हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ये मैं बार बार सबको कहता हूं कि ऑन द लाइंस तो कोई भी पढ़ सकता है, भाई कल कहाँ थे और अब नहीं आना है, ये पढ़ने में तो समझ में आ रहा है, पर इसका मतलब ये बिटवीन द लाइन से समझ में आ रहा है कि वो आदमी आपके व्यवहार से बहुत नाराज है। कहने का मतलब है कि हमें उसमें कंक्लूड करना है कि इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। इसी तरह जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश को देखते हुए हमारी जन से इंपॉर्टेंट जो स्किल सेट चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो है बेसिकली पीपल मैनेजमेंट, जिसको हम एचआर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसमें आपके अंदर एक इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए जहां पे कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, अपने ऑफिसर्स को, स्टाफ को, उनको मोटिवेट कर सकें, आप एम्प्लॉयज को ऑप्टिमाइज कर सकें कि वर्क प्लेस को कैसे उपयोग में लाना है। देखिए ये एक मतलब तरह तरह के स्किल सेट हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने इसमें अपने एक स्लाइड में नीचे उसका यूआरएल लिंक भी दिया हुआ है, उसने बताया कि साहब ये चीजें होने पे आपको जॉब की कमी नहीं है, आप कहीं भी जाके कह सकते हैं मुझे जॉब मिलेगा। इसी तरह जो अच्छा स्किल सेट चाहिए हमें, उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे स्पेशली हम भारतीय बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हम भारतीय जब बात करते हैं तो हम अडेप्टेबिलिटी में बहुत अच्छे हैं। यदि आज मेरे को सेकंड एसी में ट्रेवल करना है, मैं सेकंड एसी में भी ट्रेवल कर लूंगा, और करना पड़ा तो मैं टेम्पो में, ट्रक में और इवन ट्रैक्टर में भी चला जाऊंगा। परंतु इमोशनल इंटेलिजेंस में हम बहुत कमजोर होते हैं। आपने सुना होगा इंडिया में किसी को जॉब से बाहर निकालना बहुत टफ होता है, क्योंकि कोर्ट कैसे हो जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं पिक्चर में। फॉरेन में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे वर्क इन अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, दैट इज कॉल्ड हायर एंड फायर। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली आपको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना आंखों से, बातों से। स्पेशली आफ्टर कोविड, तो जब आप मास्क लगाएंगे तब तो आपको आंखों से इमोशन एक्सप्रेस करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आपके लिए क्या हो गया, अपने इमोशंस को दबाना। अब आपको बॉस ने डांट दिया, रोना आ रहा है, यदि आप वहां रो दिए, बॉस के यू आर ए कॉवर्ड, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। आपको आंखों में आंसू नहीं आने, आपको रोकना है, ये इसको बोलते हैं हाइडिंग द इमोशन। आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैंडल करने हैं। हर चीज आप पत्नी को बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कई चीज आप पत्नी से छुपाते हैं, कई बच्चों को बताते हैं, बच्चों से छुपाते हैं, दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों से छुपाते हैं। तो बेसिकली आपको रिलेशनशिप डेवलप करने की आदत होनी चाहिए, क्या बात इसको कहनी है और कहां तक कहनी है। फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या आप में स्किल होनी चाहिए, क्या आप में गुण होने चाहिए, कि एक तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं क्या हूं, मेरे विचार कैसे हैं। आपको सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको सोशल अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि जिस तालाब में, जिस जंगल में आप रहते हैं, यदि आपको उसके बारे में पता नहीं है, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि इंडस्ट्री आईटी की इंडस्ट्री है कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है, तो आप बेसिकली कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। और एक चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, ये आपको आना चाहिए। ये आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस का की पैरामीटर है। उसके बाद आता है हमारा एक जो है वो है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अब जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में क्या है कि बेसिकली हमें ये आना चाहिए कि हम किस तरह के डिसीजन ले पाएंगे। कभी कभी हमारे यहाँ पे एक ये प्रथा होती है कि नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। ये एक जनरली प्रथा रही है, डिसीजन को टालो, लिंगर ऑन करो, मेरा टेन्योर तो 2 साल का है, मेरे को तो 6 महीने ही काम करना है।
बट मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि लोग चले जाते हैं पर बाद में लोग याद करते हैं। यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं और यदि आप जजमेंट करते हैं, हो सकता है आपका डिसीजन गलत भी हो, सही भी हो। हर ऐसा नहीं है कि हर आदमी का हर डिसीजन सही होता है। आपने कोई सी कॉलेज में एडमिशन लिया, हो सकता है आपका डिसीजन उस समय गलत हो, और जब आपको जॉब मिल जाए आप कहोगे नहीं यार मैंने अच्छा किया, मैंने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही थी। हो सकता है आप कहीं जॉब में जाओ, आपको यार बेकार इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, बाद में आप फील करो नहीं मैंने अच्छा किया, मैंने ये जॉब ज्वाइन किया तो मेरे को कम से कम बात करने की स्टाइल समझ में आई। तो कहने का मतलब मेरा ये जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एक स्किल डेवलप करनी चाहिए। ऐसे ही 8वां जो स्किल सेट जो जनरली इन डिमांड है वो है बेसिकली हाउ टू बेसिकली प्रोवाइड सर्विस, व्हाट शुड बी द डिलीवरी ऑफ द सर्विस, व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म, हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक स्किल सेट है नेगोशिएशन, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने देखा होगा लाइफ में हर फील्ड के अंदर हम नेगोशिएशन करते हैं। मैं पढ़ने जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, मैं इस लड़की से शादी करूं कि नहीं करूं, मैं ये जॉब ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, मैं इस हॉस्पिटल में इलाज कराऊं कि नहीं कराऊं। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। यदि आप में नेगोशिएशन स्किल है तो डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है और आप बेसिकली चीजों से बात कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है दैट इज कॉन्जिटिव फ्लेक्सिबिलिटी। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कोई भी चीज को हैंडल करने के लिए, कोई भी असाइनमेंट लेने के लिए। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने जहां भी काम किया, मुझे याद है कि जब मैं 7 साल यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर रहा राजकॉम में राजस्थान में, तो लोगों ने मुझे कई बार कहा कि सर आप ये काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो। तो मैं कहा करता था उनसे कि सीएमडी का मतलब चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता है। जिस दिन सीएमडी ये सोच ले कि ही चपरासी का मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, क्योंकि आपको हर तरह के रोल प्ले करने के लिए रेडी होना चाहिए, कभी भी ईगो में आके काम नहीं करना चाहिए। तो रीमा जी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, यदि वो इस इंटेलिजेंस लेवल जो मैंने आपको बताए थे 8 इंटेलिजेंस लेवल को प्रमोट करें, और यदि ये 10 स्किल सेट में से कोई भी एक स्किल सेट को पिकअप करते हैं और जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं अपना सीवी प्रेजेंट करते हैं, इनमें से कोई भी स्किल सेट को यदि वो प्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर्ली, जॉब की कमी नहीं है देश में, बल्कि कोविड के बाद जॉब्स और डेवलप होंगे। इसके लिए हमारे युवाओं को इस बात की नहीं, देखिए जॉब करने का तरीका बदल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी।